हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द फेस ग्रुप। और आपका स्वागत है दोबारा से फेस ग्रुप के एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में धर्मेंद्र तोमर जी। सर, वेलकम टू द फेस ग्रुप। नमस्कार। सर, देखिए, मुझे ना आपसे कुछ चंद सवालात जो कि आपके बारे में मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले। पहले स्टार्टिंग इसी तरीके से करते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, क्योंकि एक सीढ़ी जिसे कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप जो इंसान ऊपर आता है, तो हम शुरू करते हैं उस पहले स्टेप से, आपके उस पहले कदम से जब आपने शुरुआत की। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, जो जब आपने इस जर्नी को, अपनी जो जर्नी है, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप खुद बताएं कि जो आपकी जर्नी रही है, क्या आपकी फील्ड है, वो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। हमारी जो फैमिली है, बैकग्राउंड जो है कोई भी फिल्मी नहीं है हमारे। तो मैं ही एक ऐसा पहला शख्स हूँ अपनी फैमिली में जो इस लाइन में आकर अपना काम कर रहा हूँ। ये इंस्पिरेशन कह सकते हैं इसको कि कहाँ से ली गई, जो कि क्योंकि जब फैमिली में नहीं होता तो जब आप खुद आ गए अलग, एक होता है ना, एक अनोखा चीज़ हो गई फैमिली में। कैसे हुई है अनोखी चीज़? मुझे याद है कि बचपन में से ही मुझे थोड़ा सा एक्टिंग का, डांस का और गाने का शौक़ रहा है। तो जब मैं छोटा था, तकरीबन 4-5 साल का भी रहा हूँगा, तो उस समय में घर के लोग भी कहते थे और मैं बड़े ऐड उस समय आते थे, उस पर भी बड़े एक्ट करता था अपने आप को। जी जी। तो घर वाले बड़े खुश होते थे उस समय। तो ये बचपन की बातें हैं। तो ये शौक़ तो शुरू से था, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई, फिर काम धंधा बिजनेस जो भी, उसमें ऐसे उलझे कि फिर उलझते गए। तो तकरीबन वही मिडिल क्लास फैमिली वाली लाइफ के, एक बार सपना देखा, उसके बाद फिर काम में लग गए, जिम्मेदारी आ गई, और उसके बाद वो 25 सपना 26 छूट साल गया। तक तो फिर इन्हीं चक्करों में घुसे। पढ़ाई लिखाई के बाद आदमी तो घुसे रहता, उसमें फिर टाइम नहीं मिलता। वो तो है। तो लेकिन ये एक अंदर से वो था कि मैं कभी ना कभी इस लाइन में जाऊं। तो तभी इत्तेफाक से ये हुआ कि मैंने एक अखबार में पढ़ता रहता था। मैं कई जगह पहले भी इंटरव्यू वगैरह देने भी गया हूँ, कई बार ऑडिशन भी देने गया हूँ, कुछ फिल्मों के, कुछ इधर उधर। तो एक दिन फिर मैंने ऐसे ही देखा कि इंदु आर्ट थिएटर ग्रुप, जो हमारे गुरु यासीन खान चलाते थे, तो उनका ऐड था कि थिएटर ज्वाइन करें और अपने आप को सफल बनाएं। तो पहले ये चलन भी बहुत था ना, लोग एक्टिंग में आने के लिए पहले थिएटर में जाते थे, पहले थिएटर से काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद जितने भी अभी भी बड़े एक्टर जो हैं, शाहरुख खान जी को ले लीजिए, वो उन्होंने भी थिएटर से हाँ, ही ज़्यादातर अपनी शुरुआत लोग की। थिएटर से निकले हुए हैं, क्योंकि थिएटर इंसान को परिपक्व बनाता है कि एक्टिंग की बारीकी सिखाता है हर चीज़ से। आपका फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, डायलॉग डिलीवरी है, आपने मतलब हर जो किरदार निभाने वाले हैं उसको परिपक्व कैसे करोगे, आप तैयारी कैसे करोगे, तो उस चीज़ को वो थिएटर से सीखता है। एक्टिंग कहने को एक्टिंग है, लेकिन एक्टिंग नहीं है, वो रिएक्टिंग है। जो वो कह सकते हैं उसको ना, जो निखार जो है वो थिएटर में जाकर ही आता है, उस एक्टिंग के अंदर जो निखार है लोगों का। तो ये आपने थिएटर की शुरुआत कौन से सन में की थी? ये लगभग 1999 की बात है, 1999 के आसपास की बात है। तो उस समय बहुत सारे ग्रुप मंडी हाउस में चला करते थे। तो उसमें इंदु आर्ट भी था और भी थे कई सारे। तो पहले मैं फिर मंडी हाउस गया और कुछ लोगों को देखा, मिला जुला, फिर तो अच्छा लगा। तो फिर अपने आप के अंदर शौक़ तो था ही, तो फिर मैं इंदु आर्ट ज्वाइन कर लिया। तो हमारे यासीन खान जी पहले एनएसडी के ग्राउंड में ही चलाते थे, पेड़ के नीचे। फिर वो बाद में एलटीजी रेपर्टरी, वहाँ पे उन्होंने एलटीजी में क्लास लेनी शुरू कर दी। तो एलटीजी में हमारा पहला जो ग्रुप बना वो हमारा बना था। तो ये 99 के लास्ट की बात होगी, 2000 के आसपास की बात। ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता, शायद ऑडियंस के लिए ऑकवर्ड हो जाए। 99 में सर मेरा जन्म हुआ था, और जिस वक्त मैं जन्म लिया था उस वक्त आप एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ कदम बढ़ा रहे थे अपनी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपका बैठ कर यहाँ पर एक पॉडकास्ट में मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो उस समय मैंने उनकी जो डायरेक्शन में मैंने थिएटर किया, बहुत सारे थिएटर किए, हाउसफुल थिएटर हमारे उस समय जाते थे। और श्री राम सेंटर में भी किए, एलटीजी में किए, और जगह भी किए, पिक्की वगैरह में किए। तो करते करते मैं उनके साथ इतना क्लोज आ गया कि फिर मैं उनसे डायरेक्शन की बारीकी सीखी, फिल्म प्रोडक्शन की बारीकी सीखी। कोई कोई ऐसा एक थिएटर याद है आपको जो कि एक ऐसा कहा होगा कि अनएक्सपेक्टेड हो गया हो कि यार नहीं, ये जो थिएटर हो गया है ना, ये अलग हो गया है सबसे, ये बेस्ट ही बेस्ट हो गया है, ऐसा कोई? वो मुझे याद है, हमने शेक्सपियर का लिखा हुआ नाटक किया था, हैमलेट। अच्छा। लगभग 300 पेज की वो
बुक है एक पूरी। जी जी। तो वो 1 महीने तक हमारी रिहर्सल हुई थी। वो हर कलाकार को, उसमें लगभग 25 से 30 कलाकार होते हैं, तो सबको ऐसे मुंह जबानी याद थे एक एक पेज पे कब किसका डायलॉग है, अब किसका डायलॉग है। 300 पेज सभी। अब उसमें मेरा लियार्ड्स का किरदार था, अंग्रेज के है उसमें सारे। जी जी। तो वो हमारा 3 दिन हमने उसको शो किया था, और तीनों दिन भगवान की दया से हमारा हाउसफुल चला था। तो एक भगवान दास होते थे, डायरेक्टर है वो भी, तो उन्होंने कहा था ये शो आप इसको और कंटिन्यू करो और दूसरी जगह भी लेके जाओ, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। लेकिन वो मुझे याद है कि हमने ऐसा किया। ये आपका मोस्ट सक्सेसफुल कह सकते हैं ऐसा थिएटर शो रहा आपका उसका उस वक्त। तो थिएटर के बाद जो कि जर्नी रही किस तरह की रही, मतलब थिएटर से एक आपने बताया सक्सेसफुल आपने थिएटर शोज किए, उसके बाद उसके अगला कदम जो पड़ा थिएटर के बाद वो किस तरफ मुड़ा आपका अगला कदम? उसी दौर में ये मोस्ट वांटेड क्राइम के ऊपर बड़े सीरियल्स आ रहे थे, इंडिया मोस्ट वांटेड था। तो ये करते करते तो हमारे फिर इस लाइन में रुझान चला गया। तो उस समय मैंने इंडिया मोस्ट वांटेड में बहुत सारे जो क्राइम सीरीज की है। जी जी। मैं ज़्यादातर गुंडा या इंस्पेक्टर ही बनता था, क्यों तो वो जाते ही मुझे कहते थे भाई वर्दी पहन लो। अच्छा अच्छा। तो वो उस समय किए थे बहुत सारे। फिर दूरदर्शन पे भी आता था क्राइम रिपोर्ट के नाम से। जी जी जी। हमारे शिवा भाई हैं वो चलाते थे, उसमें भी कई सारे हमने एपिसोड किए। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसी जर्नी चालू हो गई। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जिस वांटेड की सर बात कर रहे हैं वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्राइम पेट्रोल जो आपके टाइम पर आता है वो उसी तरह का कुछ पहले आता था ऐसा शो, फिर उसको इंडिया मोस्ट वांटेड के नाम से आता था। वो उसमें सर करेक्टर करते थे आप अलग अलग। उसमें करेक्टर किस तरह के रहे? और देखिए अभी थिएटर में और एक्टिव अगर आप कैमरे के सामने करते हो तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है। क्योंकि थिएटर में एक वो नहीं होती, आप माइक लगा के पूरा लाइट सेटअप लगा के और आप कैमरे के सामने एक फेस कर लेते हो, कट कर देते हो कैमरा, अगर कुछ गलत हो गया, अभी हमसे कुछ गलत हो जाए हम रोक देंगे। बट जब थिएटर आप करते हो तो थिएटर में आप लाइव ऑडियंस के सामने बैठे होते हो ना, वहाँ पर आप अटक नहीं सकते, वहाँ पर आप रीटेक नहीं ले सकते। तो क्या डिफरेंस इसमें प्रॉब्लम आई थी जब स्टार्टिंग करी थी, कैमरा फेस करना शुरू किया था आपने? जब हम पहले थिएटर करते हैं तो उसकी पहले से एक तैयारी कर लेते हैं जी। सबसे पहले स्क्रिप्ट रीडिंग होती है जो तकरीबन 10 से 12 दिन तक चलती है। वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट है कि वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो वो सबको याद हो जाती है। फिर ब्लॉकिंग होती है कि हमें आर्टिस्टों को कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ से कहाँ जाना है, उसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। अच्छा। तो सारी मूवमेंट फिर फिक्स हो जाती है कि भाई इस टाइम से ये आर्टिस्ट यहाँ पे होगा, इस टाइम पे वहाँ जाएगा, तो सारी ब्लॉकिंग हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर बीच में कोई ये होता है कि कोई भूल भी सकता है ऐसा लगता है, तो हर आदमी को एक दूसरे के डायलॉग याद होते हैं। अच्छा। तो वो भी मैनेज हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए चांस कम है। लेकिन हाँ ये कि थिएटर करना बड़ा टफ जॉब है, क्योंकि लाइव चीज़ चल रही होती है और वॉइस पे भी हमें अपना वो करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है सुबह भी शाम को भी, और जब हम क्लास में जाते। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अशोका का थिएटर देखने गया था। मैं अपनी लाइफ का पहला थिएटर था वो, काफ़ी एक अच्छा थिएटर था। अशोका, सम्राट अशोका पर उन्होंने प्ले किया हुआ था, बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ भी मैंने देखी ये चीज़ जो आप मुझे बता रहे हो, वो चीज़ मैंने देखी। क्योंकि वहाँ पर ना आप ऐसे भी नहीं होता कि आपके माइक लग गए, आप आराम से भी बोल रहे हो तो ऑडियंस को तेज़ सुनाई दे रहा नहीं। आपको अपनी आवाज़ भी सही रखनी है, आपको आपके एक्सप्रेशन भी सही रखने हैं ना, आप बिल्कुल झिझक नहीं सकते उसमें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं एक तो जो है आपको अपनी जो साउंड है, अपनी जो आवाज़ है, उसको बहुत लाउड रखना पड़ता है। दूसरा हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, फेस एक्सप्रेशन, कैमरे में तो हम क्लोज दिखा देंगे तो जिसकी जरा सा भी कुछ हरकत होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन जब ऑडियंस बैठी होती है 10, 15, 20 फीट आपसे दूर बैठी है, 50 फीट, वो कैसे देखेगी? तो चेहरे पे बड़े ब्राइट एक्सप्रेशन रखने पड़ते हैं। बड़ा टफ काम है जी, एंग्री की है, रोने के हैं, या किसी और चीज़ के एक्सप्रेशन है, तो ब्राइट रखने पड़ते हैं। तो जब भी लोग कहते हैं कि अगर आपने थिएटर कर लिया है तो आप एक निखरे हुए कलाकार बन जाते हो, क्योंकि थिएटर में बहुत कुछ होता है करने के लिए, आपके पास बहुत कुछ आप अचीव करते हो उसमें, समझते हो अपने बारे में। तो फिर उसके बाद आपने वो इंडिया मोस्ट वांटेड पे आपने तो काम फिर किया। उसके बाद मैंने कई सारे सीरियल्स उसके किए, फिर दूरदर्शन के कुछ सीरियल्स किए उस समय। फिर मैंने अपना भी एक अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया इसी समय। कोई एक ऐसा सीरियल जो आपने किया हो और वो काफ़ी मतलब वो एपिसोड हो या फिर आपका करेक्टर ऐसा कोई हो जो लोगों को काफ़ी पसंद आया हो उस सीरियल के अंदर, कोई ऐसा? उस समय इंडिया मोस्ट वांटेड या क्राइम के ही ज़्यादा सीरियल होते थे ज़्यादा। अच्छा। तो वही ज़्यादातर हमें मिलते थे ज़्यादातर, तो यही था। और अगर कोई किसी का, तब तो ये था कि लंबे एपिसोड नहीं बनते थे, थोड़े मतलब
तीन एपिसोड की स्टोरी या 4 एपिसोड की स्टोरी होती थी। तो छोटी स्टोरियाँ मिलती थी, तो उसमें ज़्यादा वैसा लंबा नहीं मिला कि जैसे अब वेब सीरीज बन रही है या तो वेब सीरीज का ज़्यादा चलन है। हाँ, उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय क्योंकि यहाँ पे जो थी ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउस जो है दिल्ली के इस टाइप का कम बनाते हैं, मुंबई में ज़्यादा काम होता है, तो ज़्यादातर मैन कास्टिंग तो वहीं से हो जाती, तो वही बनता है। यहाँ पे तो ज़्यादा इतना बड़ा रोल नहीं मिलते थे। अच्छा, तो इसके बाद फिर उसके बाद आपने जैसा आपने बताया प्रोडक्शन हाउस खोला। प्रोडक्शन हाउस एक खोलना मेरे ख्याल से जितना मुझे नॉलेज है, मुझे एक्चुअली थोड़ी कम नॉलेज है आपसे तो, मगर ये है कि प्रोडक्शन हाउस खोलना कोई आसान काम नहीं है ना। बहुत सारी, मैं कहता हूँ टेंशन भी बहुत सारी होती है, उसमें काम भी बहुत सारे होते हैं। फिर आप एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हो, उसमें अगर दूसरी तरीके से बात करें तो बजट जो होता है वो भी बहुत मेन होता है। तो किस तरह का स्ट्रगल रहा प्रोडक्शन हाउस खोलने में, क्योंकि हर कोई नहीं खोल सकता वो ना। पहले तो मैंने थिएटर ग्रुप ही खोला था जी। आकार थिएटर के नाम से मैंने ग्रुप बनाया था, उसमें कई सारे हमने प्लेज किए। जी। फिर करते करते फिर मैंने अपना एक श्री SP फिल्म कंबाइन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस किया, उसके अंदर मैंने टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस किया। उसमें बम्बई के कलाकारों को भी काम दिया था, विनोद राठौर जी ने उसमें टाइटल सॉन्ग भी गाया था। अच्छा अच्छा, वो कौन सा सीरियल था, कुछ बताएं? ये अनजानी राहें। जी। तो ये लखनऊ दूरदर्शन के लिए फिर एपिसोड पास हुआ था। अच्छा। लेकिन बनाया हमने था उस समय वो दिल्ली DD मेट्रो के लिए। अच्छा। तो उस समय फिर क्या हुआ कि DD मेट्रो बंद हो गया और न्यूज़ चैनल बन गया, तो उस पर फिर वो नहीं टेलीकास्ट हो पाया। तो ये फिर अब क्या करते, तो फिर वो हमारा उसमें काफ़ी टाइम और पैसा इन्वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद CD लाइन का दौर आ गया। अच्छा। हाँ, उसी दौर में जो CD फिल्में बनने शुरू हो गई थी, तो फिर हमारा जो उस तरफ रुझान चला गया और हमने बहुत सारी CD फिल्में बनाई इस समय। अगर ऐसे मुझे आप बताइए टॉप 5 बताइए, आप अपनी टॉप 5 जो आपने फिल्में बनाई हो, मतलब जो आपको लगा हो कि यार ये जो 5 फिल्में हैं ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्में बनाई हैं मैंने। उस समय मैं एक्टिंग भी करता था, दूसरों के प्रोडक्शन हाउस में भी करता था, अपनी तो हम करते ही थे, अपना प्रोडक्शन हाउस तो चल ही रहा था। तो उस समय मैंने कॉमेडी पे ज़्यादा जोर रहता था हमारा। अच्छा। हाँ, तो कॉमेडी फिल्में की हैं बहुत सारी। कुनबा नंबर 1 मैंने एक बनाया था, सीरीज़ के टाइप से बनाया था, तो 3-4 एपिसोड उसके बनाए थे। जी। तो और उस वक्त तो कॉमेडी वैसे देखा जाए ना, तो जैसे पुराने एक्टर्स करते थे कॉमेडी, और लोगों को क्या था ना, लोगों को देखिए कि बस ये तो एक्शन हीरो बन जाए या फिर वो उसमें वो आ जाए, विलन आ जाए। और कॉमेडी जो था ना, एक वो अलग ही फैक्टर है उसमें। लोग बहुत से लोगों ने कोशिश करी है, वो कर नहीं पाते हैं उसमें ना, कर नहीं पाते हैं। बट आपने किया है, वो अचीवमेंट है आपकी कि आपने कॉमेडी के अंदर भी काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। उसके प्रोडक्शन हाउस चला आपका, प्रोडक्शन हाउस के बाद की जर्नी जो थी। हाँ, फिर वो डायरेक्शन में भी हमें ट्रांसफ़र हो गए, हमें डायरेक्शन का काम भी मिलने लगा। उस समय कृष्णा कैसेट कंपनी होती थी जी। सारे गामा होती थी और कई कंपनियां थी जी। तो उनके काम हमें मिलने लगे, हम उनको वो प्रोजेक्ट बना के उनको देते थे। अच्छा जी। तो उस समय हाँ, डायरेक्शन का रहती थी आपकी, का उसमें काम होता डायरेक्शन था। करते थे। बाकी टीम हमारी पूरी होती थी, मेकअप आर्टिस्ट, वैसे आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, सारे कलाकार काम करते थे। तो एक 4-5 साल जब आपने 4-5 साल की उम्र में जब आपने इस चीज़ का शौक लिया, उसके बाद आप फैमिली के लिए काम करने लगे, अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गए। उसके बाद थिएटर, फिर शोज़, फिर मूवीज़, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला और एक तरीके से लंबा एक एक्सपीरियंस आपको इस चीज़ों का मिला है। दूसरा, इसके बाद का जो सक्सेसफुल डेज थे जिसमें काम भी मिला, किस तरह से जर्नी रही, तो जर्नी जो शोज़ हम कह सकते हैं कि एक आप लिविंग जर्नी जो थी मुंबई के अंदर या कहाँ पर रही आपकी, जो कि लोगों को हम बताएं ताकि जो इंस्पायर हो, जो लोग करना चाहते हैं इस चीज़ में। कहते होता है वो 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं अब नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, छोड़ो अब कुछ और कर लेंगे। आजकल तो वैसे भी फेम पाना काफ़ी आसान हो गया लोगों के लिए। अब तो वो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है, अब तो बहुत ज़्यादा है, पहले इतने नहीं थे। होते हाँ, पहले, अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए लोग। अभी मैं एक्चुअली स्क्रॉल कर रहा था, रील देख रहा था मैं, उसमें कोई भी आज के टाइम में जो कह सकते हैं वायरल हो रहा है, उसको वायरल बोलने लगे हैं लोग। वायरल हो रहा है, ट्रेंड पर आ जाता है, कोई भी आ जाता है। अभी एक गाना वो जो चल रहा था वो पाकिस्तानी सिंगर का बदोबदी टाइप से, वो भी बहुत ज़्यादा हिट हो गया। तो उसको एक सक्सेसफुल स्टेप जब आपको लगाओ कि हाँ अब सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब जो करना था
वो कर लिया है, और जो जो पाना था वो अचीव करना था, जहाँ पर पहुँचना था एक्चुअली वहाँ पर पहुँच गए? ऐसा कोई एक मोमेंट जो नहीं, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, अभी हमारी जो है जर्नी चालू है। अच्छा, अभी जर्नी। लेकिन जो हमारी जो लाइन के यहाँ पे कह सकते हैं कि दिल्ली मीडिया में जो अच्छा दौर जो गुजरा है वो सीढ़ी लाइन के दौर में गुजरा है। अच्छा। उस समय इतना काम था सभी लोगों के पास कि आज उसकी डेट में 20% भी काम नहीं है। जी जी। तो वो दौर अच्छा था। सीडीओ का दौर भी बहुत ज़्यादा था। सीडी का डीवीडी का काम अच्छा था उस समय। मेरी खुद की मेरे पापा जो फादर हैं मेरे, वो भी बड़े शौकिया हैं मूवीज़ के। तो उस दौर में मैंने अपने खुद के कैमरे भी खुद के खरीदे थे। खुद के कैमरे खरीदे थे और एडिटिंग टेबल भी लगाई थी मैंने। अच्छा। तो 3 एडिटिंग टेबल उस समय चलती थी मेरे उस ऑफिस में। उस दौर में भी आप एक अच्छा, और फुर्सत नहीं थी, काम कितना काम था। काम बहुत था, ये काम ही होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने सर के पास्ट के बारे में जाना, जहाँ से सर ने स्टार्टिंग करी, जहाँ अभी तक आए हैं, और जो आगे जो अभी तक इन्होंने अचीव किया है उसके बारे में बहुत कुछ है। अगर एक डिटेल वीडियो भी अगर इस पर बनाऊं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। सर की जर्नी बहुत एक्साइटेड भी कह सकते हैं, बहुत अपर लो भी कह सकते हैं, काफ़ी सारी रही है। बट अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम सर के आगे वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। तो अभी ब्रेक के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। सर्वोस्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो व्यूवर्स, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और अब हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये हमारा है लेवल 2। इसमें अभी आपसे करंट की बात करते हैं। देखिए, अभी जो पास था वो तो जान लिया लोगों ने, बट एक फैक्ट है दुनिया का, जब तक आप कुछ कमाते नहीं हो, जब तक आपकी जेब में, वो कह सकते हैं, जैसे गांधी जी नहीं आते, जब तक लोगों को लगता ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो या आपने कुछ अचीव भी किया है लाइफ में। तो अभी करंट में क्या चल रहा है सर? देखिए, करंट में मेरा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें मेरे पास 4 कैमरे हैं जिनको हम शूटिंग पर रेंट पे देते हैं और खुद अपने प्रोडक्शन हाउस में उनको यूज़ करते हैं जी। इसके अलावा एडिटिंग टेबल है जो चल रही है। इसके अलावा मैं खुद एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ और प्रोडक्शन भी करता हूँ। मैंने 3-4 फिल्मों का प्रोडक्शन किया है जो बड़े पर्दे की हैं, जिसमें मजाज के ऊपर एक फ़िल्म बनी थी, ए गमे दिल अब क्या करूँ। और अभी पिछले साल ही एक फ़िल्म की थी हमने, उसमें बम्बई कलाकार थे, 5-6 कलाकार बम्बई के थे। वो अभी बन चुकी है और रिलीज पे तैयार है। अच्छा, तो अभी करंट ऐसा कह सकते हैं इनकम सोर्स के लिए आपने उसका टाइटल है कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें जी। वो भी अभी रिलीज पे आने वाली है, सीधा पिक्चर हॉल पे लगेगी। अच्छा अच्छा। अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ कि अभी 2 फिल्मों पे अभी हमारा काम चल रहा है, स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा है। स्क्रिप्ट लगभग फाइनल है, उनके गाने भी तैयार हो चुके हैं जिनको मोहम्मद जफ़र साहब ने गाया है, कंपोज किया है। तो उस फिल्म का नाम है अब आई पकड़ में। ये एक कॉमेडी फिल्म है। अच्छा। जो मैं ही डायरेक्शन करूँगा, और ये लव मिर्च मसाला फिल्म के बैनर तले बन रही है। और दूसरी फिल्म है एक और है, उसका टाइटल अभी फाइनल नहीं हो रहा है। मतलब जो कॉमेडी का जो नाम रखा ना, ये थोड़ा सा मुझे नाम से ही कॉमेडी लगता है। अब आई पकड़ में ये। तो अभी करंट में जो कि कह सकते हैं प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, आपकी फिल्म चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये तो बड़े प्रोजेक्ट हो गए हैं जो अभी उसमें है, लेकिन अभी छोटे छोटे में हम जो है ना शॉर्ट मूवी बना रहे हैं, लगभग 20 मिनट की, 15 मिनट की। ये फेसबुक के लिए होती हैं और यूट्यूब चैनल के लिए होती हैं। अच्छा। जिसमें हमने पीछे अभी सोनाटेक कंपनी के लिए काम किया था। सोनाटेक? जी, सोनाटेक कंपनी है दिल्ली में, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए हमने काम किया था। तो उसको हम फिल्म में बना के देते थे। तो उसमें एक्टिंग करने का मौका मिलता था और डायरेक्शन करने का भी, और उनको सेल आउट करते थे। तो अर्निंग हमारी चल रही है। अभी तो करंट में जो है आपके प्रोजेक्ट काफ़ी सारे जो है रनिंग में है अभी ये। तो अभी इसको प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज होने के बाद, अभी कह सकते हैं कि करंट के जो प्रोजेक्ट है फाइनलाइज होने के बाद और भी आएंगे, बट अभी इसको प्रोडक्शन हाउस को किस लेवल पर लेके जाना है? प्रोडक्शन हाउस को भी फीचर फिल्मों के लिए, और इन वेब सीरीज की स्टार्टिंग पे हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज किस तरह से हम शुरू कर लें। अच्छा। तो अभी बात चल रही है, अगर फाइनल हो जाती है। वेब सीरीज बनाना ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल काम है एक, क्योंकि आप एक कहानी को 1 घंटे में, 2 घंटे में समेट लिया, ठीक है, मूवी बन गई, रेडी हो गई। मगर आप एक कहानी को 8 घंटे खींचो, 1-1 घंटे के 8 एपिसोड बनाओ ना, चल 1 घंटे भी नहीं तो 50 मिनट के बना लिया, मगर आप 7-8 घंटे, 6-7 घंटे एक कहानी को बनाओ, और उसमें इतना सब कुछ आपको डालना पड़ता है। आपको ये करना होता है कि हर थोड़ी देर में लोगों को इंटरेस्ट आता रहे वेब सीरीज़ में ना। तो बहुत से लोग बनाते हैं, यूट्यूब पर आजकल बहुत चल रही है वेब सीरीज़, और ये सब यूट्यूबर्स भी बहुत बना रहे हैं। मुझे इसका एक्सपीरियंस शुरू से ही है। जब सीडी लाइन थी, मैं आपको बता दूँ, उस समय हमने एक किरदार को पैदा किया था, शेख चिल्ली को। अच्छा। तो वो जो मैंने किया था वो उस समय कृष्णा कैसेट के लिए पैदा किया था, जो आज भी चल रहा है। अच्छा। वो लगभग नहीं होंगे उसके
1500 या 2000 एपिसोड बन चुके होंगे। शेख चिल्ली शेख बहुत चिल्ली फेमस है का टाइटल होता है, उसके नीचे कुछ भी अलग टाइटल उसके नीचे रखे जी। मतलब मैन जो है वो शेख चिल्ली ही है। हाँ। तो सबसे पहला एपिसोड मैंने ही बनाया था ये, और कृष्णा कैसेट को सेल आउट किया था। मतलब शेख चिल्ली जी। जो कह सकते हैं ऐसे निर्माता आप निर्माता हैं मैं शेख हूँ। चिल्ली का। जी। तो अब ये चीज आप मुझे चिल्ली तो का ये तो एक अलग अभी जैसे आपने बताया मैं तो सोचने लगा, क्योंकि मैंने शेख चिल्ली की वीडियोस और काफी सारी चीजें बहुत देखी है, बहुत देखी है। इंडिया में फेमस नहीं है, यहाँ इंडिया से बहुत- बाहर भी बहुत फेमस पूरे है वो। पाकिस्तान में, दुबई भी में, बहुत फेमस है, अफगानिस्तान में। उस दौर में जब वो था तो मुझे रात को भी फ़ोन आते थे ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे डे होता है, यहाँ पे नाइट हो जाती थी। तो रात को भी मुझे फ़ोन आते थे कि सर ये काम अच्छा किया, अब इसके बाद क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मुझे बहुत सारी डिस्टर्बेंस तो उससे होती थी। ये एक पॉइंट तो है ये इसका मुझे एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, आज का नहीं है। ये 2004 के आसपास की बात है जब मैंने इसको बनाया था शेख चिल्ली को। तो खैर अभी वेब सीरीज की तरफ आप जाएंगे, अभी बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके अभी जो नेक्स्ट में चीज चल रहे हैं, अभी जो शॉर्ट फिल्में भी चल रही हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, ये फेसबुक के लिए होती हैं लगभग। तो इस टाइप की भी चल रही है, जिनको भी हमने पीछे शूट किया था, अभी एडिटिंग चल रही है। फिर उसके बाद कंटिन्यू हम क्या करते हैं कि 5-6 स्टोरी एक साथ शूट करते हैं। जी। तो एक साथ शूट करके फिर एडिट करके फिर उनको 5-6 स्टोरीज आप एक साथ शूट करो, वो कंफ्यूजन पैदा नहीं होती? नहीं सारा अगर स्क्रीन प्ले स्टोरी सब लिखा होता है, ऐसा नहीं है। ये तो आप काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो सर, जो एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि नए लोग हैं अभी। मैं एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ, नाम नहीं ले सकता मैं क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, मगर उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ तो वीडियोस आने में एक साल लगता है उनको। एक साल में एक वीडियो आ रही है उनकी, फिर 1-1.5 साल में दूसरा एपिसोड आ रहा है। शॉर्ट फिल्में होती हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, मैसेजेबल होती हैं ज़्यादातर। ये मैसेज इसमें जाता है कि समाज में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस एक क्वालिटी जनरेट कर देता है आपके काम में भी और आपके काम की स्पीड में भी, तो वो चीज़ आप पे झलक रही है। तो खैर अभी जो करंट में जो सर के वर्किंग चली, काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले सर के, और अगर सर हमें मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ सर से, हम बिल्कुल आपको इस चैनल पर दिखाएंगे उस प्रोजेक्ट्स को जो सर के आने वाले हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो एक छोटा सा बस लास्ट एक ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद सर से बस कुछ और सवाल रह गए हैं वो करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक लास्ट ब्रेक के बाद। सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हेलो व्यूवर्स, ये आखिरी ब्रेक के बाद आपका दोबारा से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। अब एक लेवल सर, लेवल 3 फाइनल लेवल सर। फाइनल लेवल होता है ना, क्योंकि देखिए अभी आपने स्टार्टिंग में बताया आपने मेहनत करी, बाद में आप करंट में वर्क कर रहे हो, अब ये सब तो हो गया। अब एक इंसानी तौर पर क्या करते हैं उसको हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि जब इतना सारा काम आप करते हो तो एक स्ट्रेसफुल डे जो कह सकते हैं ना, एक थकान भरा दिन बीतता है, तो क्या कुछ रहता है आपका एक फ्रेश माइंड करने के लिए, एक रिफ्रेशमेंट जो कह सकते हैं, टाइम पास जिसे कहते हैं, वो क्या रहता है आपका? किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करते हो, आपका दिमाग जो है स्ट्रेस फ्री करते हो? शुरू में क्या होता था, जब हम इस लाइन में आए तो परिवार वाले थोड़ा खफा रहते थे कि भाई अभी कुछ स्ट्रगल ज़्यादा चल रहा है, आपका कमाई नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद में सब धीरे धीरे एडजस्ट हुआ, जैसे घर वालों को इनकम मिलनी शुरू हुई, खर्चे जाने शुरू हुए, तो वो सब सपोर्टिंग में आ गए। अभी जो मेरा जो फुल वर्क है वो फिल्म लाइन पे ही है, और मेरे बच्चे इसी से पल रहे हैं। अच्छा। तो अब पूरा फुल सपोर्टिंग में है, वो भी मुझे एंजॉय करते हैं, वो देखते हैं मेरे प्रोग्राम्स को जी, शूटिंग्स को तो देखते हैं। देख रहे हैं, क्योंकि अब कहते हैं ना पेरेंट्स जो होते हैं ना वो इस तरह के माइंड के होते हैं, जब तक आप उनको इनकम नहीं देते ना तब तक वो मानते ही नहीं कि बच्चा एक कुछ अच्छा कर रहा है, सक्सेसफुल कुछ कर रहा है। टाइम पास कैसे होता है आपका इन सब चीज़ों में? तो पहली बात तो ये है कि मैं शुरू से म्यूजिक लवर हूँ। अच्छा। मैं बचपन में बहुत गाने सुनता था, और मैंने बताया जैसे कि मेरे को डांस करने का भी शौक था और एक्टिंग का भी। अच्छा, अच्छा। तो उस समय तो हम जब पूरी रात गाने सुन लेते थे, इतना हमारे को अंदर करेज होता था। अच्छा। मतलब कैसेट जो नहीं आती थी उसको लगा के, मम्मी पापा तो मना करते थे सुनने के लिए, तो क्या करते थे हम बिस्तर में ही टेप रिकॉर्ड अंदर घुसेड़ लेते थे किसी को बिना बताए, और पूरी रात हेडफोन क्या ईयरफोन कुछ आते थे उस समय, वो कान में लगा के, मतलब ये स्पीकर के ऊपर कान लगा लेते थे। तो पूरी रात हम गाने सुनते थे उसमें। ये आज भी होता है, ये लड़के आज भी करते हैं, मैंने भी करा एक्चुअली। जब मेरा कभी स्ट्रेसफुल दिन होता है तो मैं कोई सॉफ्ट म्यूजिक हो गया, कुछ हो गया, मैं एयरफोन लगा के अपना लेट जाता हूँ आराम से थोड़ा। और इसके अलावा मुझे जो है म्यूजिक का तो है ही, और इसके अलावा ड्राइंग का मुझे बहुत शौक है। आउटडोर में जैसे हम शूटिंग करने जाते हैं
तो हमें आउटिंग का भी शौक ज़्यादा है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हम जो बहुत ज़्यादा शूटिंग करने जाते हैं, तो मुझे आउटिंग का भी काफ़ी शौक है। ऐसे आउटिंग का आपको काफी शौक, घूमने फिरने का, लोगों को नई नई शौक जगह होता है। देखने का, नई नई जगह जाने का। जगह देखने का। कोई ऐसी जगह है जो फेवरेट हो आपकी कि ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है यार? सबसे ज़्यादा उत्तराखंड बहुत पसंद आता है। उत्तराखंड जी, तो मैंने वहाँ पे शूटिंग भी बहुत की है, या तो ये कह सकते हैं कि मैं वहाँ पे ज़्यादा गया जाता हूँ, इस वजह से ज़्यादा गया हूँ, बहुत बार गया। अपना सा लगता है, अपना सा लगता है। अपना सा लगता है। वो उत्तराखंड की वाइब भी अलग है सर। हम भी गए हैं तो वो पहाड़, हरियाली, हरियाली, सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे हरियाली बहुत ज्यादा है, जो दिल्ली में तो खासकर बहुत कम मिलती है। और जगह के पहाड़ जो है नहीं इतनी हरियाली होती जितनी इधर की। उत्तराखंड के पहाड़ में ज़्यादा अच्छी है। तो फैमिली का जैसा आपने बताया, अभी फैमिली सपोर्ट में स्टार्टिंग में तो नहीं होती है इसका, अब तो खुशी होंगे सारे के सारे आपसे, अब अच्छा कर रहे हो। स्टार्टिंग में क्या क्या फैमिली को छोड़े दोस्तों में क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि एक दोस्त ऐसी चीज़ होता है ना, वो मजाक जरूर बनाता है कि नहीं तो क्या कर दोस्तों रहा का है? क्या होता है कि दोस्त हमारे 2 in 1 होते हैं। अच्छा, शुरू में तो मजाक बनाते हैं कि भाई कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, ये? तो वो खींचने के चक्कर में होते हैं। लेकिन जब हम उनको करके दिखाते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी सपोर्टिंग में आ जाते हैं। मेरे उस समय थिएटर के दोस्त भी जो ना थिएटर देखने आते थे और शाबाशी देते थे, यार तूने बहुत अच्छा काम किया, मतलब अच्छा चल रहा है तुम्हारा। अच्छा। तो शुरू में भी मतलब होता था, लेकिन फिर बाद में वही दोस्त थिएटर देख के कहते थे कि दोस्तों की एक अच्छा काम कर रहे हो। फितरत जो है ना, वो दोस्ती वाली, वो आज तक नहीं बदली है, वो नहीं आज बदली भी है। होता है। बट क्योंकि दोस्त ना एक ऐसे होते हैं, एक कोई खास ऐसा दोस्त कि यार लगाओ कि ये नहीं मजाक उड़ाएगा, सब उड़ा सकते हैं, ये मजाक नहीं उड़ाएगा, और इसके पास जाता हूँ ना तो माइंड सेट हो जाता है, ये बंदा खुश कर देता है सबके। ऐसे जो बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड कोई था ऐसा कोई? अभी भी है, मेरा दोस्त है प्रमोद जोशी है, जो मेरे हम साथ में नहीं पढ़े, लेकिन हमारा घर उनका घर आमने सामने है। अच्छा। वो भी 12वीं में था, मेरी एज ग्रुप बराबर है, वो इस समय सरकारी नौकरी में है। अच्छा। लेकिन वो हमेशा मेरे काम को बढ़ावा देता था, पसंद करता था, और उसने मतलब आज भी और पहले से भी हमेशा साथ है। अच्छा, एक नौकरी से मुझे एक सवाल याद आया। इन लोग बहुत से ऐसे लोग होते हैं आर्टिस्ट जिसे कह सकते हैं, आप एक आर्टिस्ट हो ना, आप काफ़ी काम करते हो, जॉब में कभी इंटरेस्ट आया आपको? जॉब में क्या कि जॉब करना मुझे या कह लो पसंद नहीं है, या मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी के अंडर में जाके जॉब कर सकूं। आज भी ना ये बहुत सारा होता है, अभी लोग कर लेंगे, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे तो प्लेटफॉर्म बिजनेस के तरीके से भी देखें तो बहुत ज़्यादा है ना, बट जॉब करना हर किसी को इतना पसंद नहीं आता है। बट फैमिली जो है वो तो मानती है कि एक जॉब करो, एक जो एक फिक्स इनकम, उस दौर में था, अगर हम चाहते तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट था, और हम चाहते किसी भी कंपनी में 10-20 हज़ार को उसमें मिल जाते। आज शायद बढ़ भी जाते, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन है वो नहीं हो पाती। तो एक लास्ट सवाल है, उसके बाद सर रैप अप करेंगे। ऑडियंस जो देख रही है, क्या मैसेज उनको कहना चाहेंगे? इंस्पिरेशन जो होता है ना, लोग लेते हैं, सुनकर देख कर लेते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो अभी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों में, किसी भी फील्ड में सर, किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब में भी कर रहे हैं, बिजनेस में भी कर रहे हैं, और आर्टिस्ट भी हैं बहुत सारे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप, एक लास्ट मैसेज? इसका मैसेज यही है कि भाई आप जो आपने एम डिसाइड किया है, उस एम को पकड़ के रखिए, फोकस में ही रखिए। बाकी दुनियादारी क्या है क्या नहीं है वो तो चलता रहेगा, सब कुछ कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन आपने कामयाब होना है तो अपने एम पे फोकस रखिए और आगे बढ़ती जाइए। ये लाइन बहुत अच्छी है, फेम भी देती है, पैसा भी देती है, लेकिन इसमें स्ट्रगल ही उतना ही है। आज वो कहते हैं मुंबई में ना हर कोने में एक्टर्स और स्ट्रगलर्स मिलते हैं, और हमारे मोबाइल ने तो घर घर ये बना दिया, घर घर एक्टर पैदा हो गए, अब तो यूट्यूबर हो गए। अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब काम कर रहे हैं, पूरा दिन लोगों को देखने में मजा आता है। अब जो सफर में पता नहीं चलता कब सफर गुजर गया। जब भी घुसो, मेट्रो में घुसो, बस में घुसो, कहीं भी बैठो, सबके हाथ में मोबाइल होता है, सब रील्स वगैरह देख रहे होते हैं। अच्छा, ये ना अब के टाइम में ज़्यादा बूम पर भी है, जो कह सकते हैं ऐसा कि हम भी कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर, लोग भी कर रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। तो सर का तो यही कहना है कि जो भी आपका एम है, जो भी आपका जो पॉइंट है, जो भी आपको गोल है, उस पर फोकस लगा के रखो, सीधी नजर रखो। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, फेस ग्रुप को मैं तकरीबन 24-25 साल से मैं जानता हूँ। फेस ग्रुप उस समय भी स्टार्टिंग दौर में थे। हम अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आप अपने मुकाम पर पहुँचे रहे और आगे भी ऐसी तरक्की करते रहे, और हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ाते रहे। हमारा साथ भी आपके साथ पहले से ही और आगे भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको समझा सर, हमारे साथ पुराने जुड़े हुए, और जैसा कि सर बता रहे थे कि गोल्स को लेकर आपको अपने फोकस रहना है, और बस
भागते चले जाना है गोल्स की तरफ। स्ट्रगल्स आएंगे, रुकावटें भी आएंगी, उन सब से निकल कर आगे बढ़ना है। जैसे सर सक्सेसफुल हुए हैं, हमें भी होना है, आपको भी, मुझे भी, और हम सबको होना है। तो बस एक फोकस रखिए और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग पॉडकास्ट देख रहे थे, मुझे एक दो लोगों ने बोला था, मैं बोलना चाहता हूँ सर लास्ट में बस, कि लोग समझते हैं कि पॉडकास्ट का मतलब होता है हंसी मजाक, मगर एक अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, कुछ आपको एजुकेशन दी जाए, आपको समझाया जाए, वो भी एक पॉडकास्ट होता है। बहुत लोग करते हैं, हमने भी वही कोशिश करी है। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, बाय।